किस्मत को मत कोसो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। सुनो हे कर्मयोगी, तुम्हारे संघर्ष की रात अब अंत की ओर है। जिस मिट्टी में तुमने अपने सपनों के बीज बोए थे, अब वही भूमि स्वर्ण फलों से लहलहाने को तैयार है। उठो, आगे बढ़ो, अब घोषणा कर दो संसार से, मेरे हौसले की पराजय नहीं होती, मेरे कर्मों की हार नहीं होती। मैं वही हूँ जो अंधेरे से भी उजाला खींच लाता हूँ, मैं वही हूँ जिसकी विजय सुनिश्चित है। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, एक गांव में हरि ओम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास अपनी खेती की जमीन थी जो बहुत उपजाऊ थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था। उसकी यही आलस उसकी गरीबी की सबसे बड़ी वजह बन गई। उसके पास अच्छे बीज खरीदने के पैसे नहीं थे और ना ही खेत में काम करने का मन था। वो अक्सर गांव के साहूकारों से कर्ज लेता रहता था और उसी से अपना गुजारा करता था। धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब होती गई। रोजाना साहूकार उसके घर आकर दबाव डालते कि अब तक का कर्ज चुका दो। एक दिन हरि ओम ने सोचा, अब तो घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। उसे बचपन की याद आ रही थी। अब तो लग रहा था कि इस गांव को छोड़कर कहीं और ही जाना पड़ेगा। उसी गांव में केशव नाम का एक बनिया रहता था। पहले उसकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ा और उसने अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों को उसकी चालाकी समझ में आ गई और ग्राहक उसकी दुकान पर जाना छोड़ दिए। अब वह मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि गांव छोड़कर कहीं और जाकर नया काम शुरू करें। शुरू तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद दोनों ने एक ही दिन गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों ने अपनी अपनी थैलियां बांधी और सुबह सुबह गांव से बाहर निकल पड़े। जैसे ही गांव के बाहर एक चौराहे पर पहुंचे, उनकी नजर एक दूसरे पर पड़ी। हरि ओम ने सोचा, अरे ये तो हमारा गांव का बनिया केशव है। वहीं केशव ने भी सोचा, अरे ये तो हरि ओम है, शायद ये भी मेरी तरह परेशान होकर गांव छोड़ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को रोककर हालचाल पूछा और अपनी अपनी परेशानियों की बातें बताईं। जल्दी ही वे अच्छे दोस्त बन गए और फैसला किया कि साथ साथ चलेंगे। काफी दूर पैदल चलते चलते उन्हें एक नया गांव दिखा। केशव ने कहा, भाई हरि ओम, लगता है ये कोई नया गांव है, क्यों ना यहीं अपनी किस्मत आजमाएं। हरि ओम ने भी हाँ में सिर हिलाया और दोनों गांव में घुस गए। गांव में आते ही हरि ओम बोला, भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है और थकान भी हो गई है। कुछ खाने पीने और आराम का इंतजाम करो, तभी मानूंगा कि तुम सच्चे बनिया हो। केशव चालाक बनिया था। उसने समझ लिया कि हरि ओम उसकी परीक्षा ले रहा है। वो तुरंत बोला, अच्छा भाई, जब तुमने कहा है तो देखो मेरा कमाल। हमें भरपेट खाना भी मिलेगा और रुकने की जगह भी। दोनों एक पुराने घर के सामने पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम शांति देवी था। उसने पूछा, बेटा तुम दोनों कौन हो और क्या चाहते हो? केशव ने तुरंत कहा, माई, हम राजा के खास सैनिक हैं, पिछले गांव से आए हैं, बहुत थक गए हैं, इसलिए थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। वैसे भी हमें कुछ दिन यहीं रुकना है। शांति देवी बोली, अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ बेटा। हरि ओम ये बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन चुप रहा और अंदर चला गया। अंदर जाते हुए शांति देवी ने पूछा, बेटा एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों तो सैनिक हो, लेकिन कपड़े तो आम लोगों जैसे ही पहने हो। केशव ने चालाकी से जवाब दिया, माई, हमें तो भेष बदलकर ही घूमना पड़ता है, ताकि हम राजा को बता सकें कि जनता कैसी जिंदगी जी रही है। दोनों एक कोने में बैठ गए। केशव बोला, माई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। शांति देवी ने थोड़े उदास लहजे में कहा, बेटा कल से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया, अब तुम्हें क्या खिलाऊं? असल में वो बहुत कंजूस और तंगदिल थी।
उसके घर में सब कुछ था, पर वो झूठ बोल रही थी। केशव ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माई, अगर खाने को कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो सिलबट्टा पड़ा है उसका पत्थर दे दो। शांति देवी चौकी पर खड़ी होकर बोली, पत्थर से क्या करोगे बेटा? केशव बोला, माई, हम उसी से खिचड़ी बनाएंगे। पत्थर की खिचड़ी? ये सुनकर शांति देवी के चेहरे पर हैरानी छा गई। पत्थर की खिचड़ी? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? केशव ने कहा, अरे माई, आपने कभी चखी ही नहीं, इसलिए ऐसा कह रही हो। पत्थर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है कि जो भी खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। अब शांति देवी का मन ललचाने लगा। वो बोली, अच्छा, अगर ऐसा है तो बना के दिखाओ। अगर सच में स्वाद आया तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। केशव बोला, माई, ये खिचड़ी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। हमने एक साधु से सीखा है और पूरे 2 साल उसकी सेवा करनी पड़ी थी। ये हम किसी को यूं ही नहीं बताते। शांति देवी अब पूरी तरह लालची हो चुकी थी। वो बोली, अरे भाई, मेरे पास 10 चांदी के सिक्के हैं, तुम ले लो, लेकिन मुझे भी वो तरीका सिखा दो। बेकार में रोज सब्जी दाल पर पैसे खर्च होते हैं। केशव अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए बोला, माई, पता नहीं क्यों तुम पर दया आ रही है। अगर कोई और होता तो मैं कभी ये राज नहीं बताता। चलो सिक्के दे दो। शांति देवी ने संदूक से सिक्के निकाले और उसके हाथ में दे दिए। केशव ने सिक्के जेब में रखे और बोला, अब एक बड़ा बर्तन ले आओ माई। शांति देवी बोली, अभी लाती हूँ बेटा, थोड़ा ठहरो। इधर किसान बड़ी हैरानी से चुपचाप अपनी जगह बैठा केशव की ये अजीब बातें सुन रहा था। थोड़ी ही देर में बुढ़िया एक बड़ा बर्तन लेकर आ गई। केशव ने पत्थर को अच्छे से धोकर बर्तन में रखा, फिर पानी डाला और बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो बोला, बस कुछ देर बाद देखना माई, क्या जबरदस्त खिचड़ी बनेगी। फिर कुछ देर बाद वह चम्मच उठाकर बर्तन हिलाने लगा, थोड़ा सा पानी चखकर बोला, खिचड़ी तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन मेरे पास नमक और मिर्च नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया बोली, मेरे पास है बेटा, रुको, अभी ले आती हूँ। और वह नमक और मिर्च ले आई। केशव ने नमक और मिर्च खिचड़ी में डाल दिया। फिर केशव बोलता है, माई, थोड़ा सा दाल और चावल होता तो खिचड़ी और भी अच्छी बनती। शांति देवी ने कहा, अभी लाती हूँ बेटा। फिर वह दाल चावल लेकर आ गई। केशव ने दाल चावल खिचड़ी में डाल दिया। फिर वह बोला, अब बस थोड़ा सा घी होता तो क्या ही कहने। बुढ़िया तुरंत घी भी ले आई और वह भी खिचड़ी में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद केशव ने बर्तन से चम्मच हटाते हुए कहा, लो माई, खिचड़ी तैयार है। अब जरा खाकर देखो, और बनाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। बुढ़िया प्रसन्न होकर बोली, हाँ बेटा, अब तो मैं भी सीख गई पत्थर की खिचड़ी बनाना। फिर तीनों ने मिलकर खिचड़ी खाई और खाते खाते उसकी खूब तारीफ की। सबसे ज्यादा तारीफ तो बुढ़िया ही कर रही थी। वाह रे बेटा, पत्थर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है, कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह बनिए ने बड़ी चालाकी से बुढ़िया से एक एक करके खिचड़ी की सारी सामग्री मंगवाई और उसी से भरपेट भोजन भी कर लिया। ऊपर से 10 चांदी के सिक्के भी बटोर लिए। जब बुढ़िया बाहर किसी काम से गई तो किसान हरि ओम बोला, वाह भाई केशव, मान गए तुम्हारी अकल को। कितनी होशियारी से तुमने उस बूढ़ी अम्मा को मूर्ख बनाया। उसका जूता उसी के सिर, और ऊपर से 10 चांदी के सिक्के भी ले लिए। बनिया केशव मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम मेरे दिमाग का कमाल देख ही चुके हो। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपनी अक्लमंदी का कोई चमत्कार दिखाओ, तभी मैं मानूंगा। किसान हरि ओम बोला, हाँ भाई बिल्कुल, कल सुबह तुम यहीं आराम करना, मैं कमाने के लिए जाऊंगा। अब देखना मैं क्या कमाल करता हूँ। अगले दिन सुबह सवेरे किसान तैयार होकर बुढ़िया की झोपड़ी से निकल पड़ा। बनिए ने बुढ़िया को पहले ही समझा दिया था कि आज गांव का मुआयना करने की बारी उसके दोस्त की है, इसलिए बुढ़िया को किसी तरह का शक नहीं हुआ। हरि ओम वहां से चलकर पास के ही एक दूसरे गांव में जा पहुंचा।
वहां काफी चहल पहल थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ किसान एक चबूतरे पर बैठे मिले। उनके बीच गांव का एक महाजन बैठा था जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और भोले भाले किसान उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर रहे थे। वो महाजन कह रहा था, अरे भाई, तुम्हें मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। मैं तो जागीरदार साहब की बैठक में बैठता हूँ, रोज उनका आदर सत्कार पाता हूँ। वो मुझे भली भांति पहचानते हैं। किसान उसकी बातें सुनकर दंग रह गए और कहने लगे, अच्छा और क्या? तभी हरि ओम सोचने लगा, यह तो बड़ा शेखीबाज है और इन भोले किसानों को बेवकूफ बना रहा है। क्यों ना इसे इसकी ही चाल में फंसाया जाए। फिर कुछ सोचकर हरि ओम भी वहां पहुंचा और महाजन से बोला, अरे यह तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूं तो जागीरदार साहब के साथ खाना भी खा सकता हूं। यह सुनते ही महाजन हंस पड़ा और बोला, क्या कहा? तुम जागीरदार के साथ खाना खाओगे? तुम्हारे जैसे मामूली किसान को तो वह अपने पास भी नहीं भटकने देते। हरि ओम बोला, अगर यकीन नहीं है तो 1 घंटे बाद देख लेना। महाजन बोला, ठीक है, अगर तुमने जागीरदार के साथ खाना खा लिया तो मेरे पास जो 20 चांदी के सिक्के हैं वो तुम्हारे, लेकिन अगर ना खा सके तो तुम्हें मेरे यहाँ साल भर गुलामी करनी होगी। हरि ओम बोला, मुझे मंजूर है। 1 घंटे बाद तुम इन किसानों के साथ जागीरदार के घर पहुंच जाना, मैं वहीं खाना खाता हुआ मिलूंगा। इसके बाद हरि ओम उनसे विदा लेकर सीधा जागीरदार के घर पहुंचा। घर के बाहर नौकर पहरा दे रहे थे। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, नौकरों ने रोक लिया और बोले, अरे तुम जैसे गरीब किसान का अंदर जाना मना है। हरि ओम बोला, भाई, मुझे सिर्फ जागीरदार साहब से एक खास बात करनी है जो उनके बहुत काम की है। नौकर अंदर गए और जागीरदार को यह बात बताई। जागीरदार बाहर आया और किसान से पूछा, क्या बात है, बताओ। हरि ओम बोला, साहब, मैं बस यह जानना चाहता था कि अगर किसी को घोड़े के सिर के बराबर सोने का डाल मिल जाए तो उसकी क्या कीमत होगी। यह सुनकर जागीरदार चौंक गया और सोचने लगा, लगता है इस किसान को कोई खजाना मिल गया है। क्यों ना इसे फुसलाकर वो सोना हथिया लिया जाए। फिर वो बोला, अरे भाई, तुम अंदर आओ और खाना खाकर ही जाना, बात भी वहीं आराम से करेंगे। इतना कहकर वो किसान को अपने साथ घर के अंदर ले गया और नौकरों को हुक्म दिया कि तरह तरह के पकवान परोसे जाएं। कुछ ही देर में किसान के सामने थालियों में स्वादिष्ट भोजन सजा दिया गया। जागीरदार अपने हाथों से एक एक व्यंजन उठाकर किसान को देता जाता और किसान मजे से खाते हुए कहता, हजूर, आप जैसे मेहरबान हो तो भला किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है। जागीरदार ने मुस्कुराकर कहा, डटकर भोजन करना, कोई संकोच मत करना, जो चाहिए बेहिचक मांग लेना। किसान बोला, भरने से ज्यादा और क्या चाहिए। उधर 1 घंटा बीत चुका था। शर्त लगाने वाला महाजन कुछ किसानों को लेकर जागीरदार के घर के बाहर पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। किसान सचमुच जागीरदार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। वे सब कहने लगे, अरे देखो, यह तो वाकई साहब के साथ भोजन कर रहा है और जागीरदार साहब भी इससे हंस हंस के बातें कर रहे हैं जैसे कोई पुराना मित्र हो। महाजन बड़बड़ाने लगा, अरे जोश जोश में शर्त लगा बैठा, अब मेरे 20 चांदी के सिक्के तो गए। मुझे क्या पता था कि यह इतना बड़ा आदमी निकलेगा। खाना खत्म होने के बाद जागीरदार ने हरि ओम की ओर देखकर पूछा, अब तो बता ही दो कि वो सोने का डाल है कहाँ, उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हरि ओम बोला, हुजूर, मैं तो बस यूं ही जानना चाहता था कि घोड़े के सिर जितने सोने की कीमत क्या होगी। असल में मेरे पास कोई डाल नहीं है। यह सुनते ही जागीरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, मूर्ख आदमी, जब कुछ है ही नहीं तो मेरे समय की बर्बादी क्यों की। किसान हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, अगर कोई तकलीफ हुई हो तो क्षमा चाहता हूं, और फिर मुस्कुराता हुआ घर से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने महाजन से
अपने 20 चांदी के सिक्के वसूले और सीधा बुढ़िया के घर की राह पकड़ ली। वहां पहुंचकर जब उसने सारी कहानी अपने दोस्त बनिए पर सुनाई तो वह उसकी चतुराई की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। वह बोला, किसान भाई, आज मान गया, तुमने तो मुझसे भी 2 कदम आगे की चाल चली। फिर दोनों हंसी खुशी खाना खाकर सो गए। अगले दिन उन्होंने तय किया कि अब दोनों साथ निकलेंगे। बुढ़िया से विदा लेकर वे दूसरे गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। चलते चलते उन्हें दूर से धूल उड़ती दिखी। बनिया बोला, अरे यह तो घुड़सवार है, कहीं डाकू तो नहीं। किसान बोला, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे और जो थोड़ा बहुत माल है वह भी लुट जाएगा। दोनों झाड़ियों में जा छिपे। थोड़ी ही देर में कुछ घुड़सवार उनके सामने आकर रुके। वे घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे कुदाल से गड्ढा खोदने लगे। यह देखकर किसान और बनिया हैरान रह गए। जब गड्ढा तैयार हो गया तो घुड़सवारों ने अपने घोड़ों से 2 भारी थैले उतारे और उन्हें गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वे उसी दिशा में लौट गए जिधर से आए थे। घुड़सवारों के जाते ही किसान बोला, आओ दोस्त देखे तो सही क्या छिपाया है। दोनों ने मिलकर गड्ढा खोदा और जैसे ही थैले निकाले और खोले, उनकी आंखें चमक उठी। थैले सोने की मुद्राओं से भरे थे। दोनों खुशी से उछल पड़े। भाई, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, बनिए ने कहा। फिर दोनों ने एक एक थैला उठाया और वापस बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में बनिया बोला, अब हमारे पास इतना धन है कि जीवन भर बैठकर भी खाएं तो भी खत्म ना हो। चलो अपने गांव लौट चलते हैं और इसे आपस में बराबर बांटकर जीवन आराम से बिताएंगे। किसान भी सहमत हुआ। बिल्कुल सही कहा, अब ज्यादा दिन बुढ़िया के घर रुकना ठीक नहीं, कहीं यह खबर फैल गई तो मुसीबत हो जाएगी। तय हुआ कि रात होते ही वे गुपचुप वहां से निकल जाएंगे। शाम को बुढ़िया ने पूछा, आओ सिपाही भाइयों, तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, यह थैले क्या है। किसान बोला, माई, यह प्रजा की शिकायतों की अर्जी है जिन्हें राजा तक पहुंचाना है। तुम्हारी भी कोई शिकायत हो तो कल लिखवा देना। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ जरूर। रात हुई, बुढ़िया खाना खाकर सो गई। हरि ओम और केशव ने गधे पर दोनों थैले लादे और चुपचाप निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने तय किया कि गांव पहुंचने से पहले कुछ जरूरी सामान खरीद लें ताकि आगे की जिंदगी आराम से कटे। पास ही एक बड़े नगर में जाकर वे सबसे पहले रेशम की पोशाकें लेने एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। बोले, सेठ जी, हमें सबसे बढ़िया रेशम की पोशाकें दिखाइए, कीमत की फिक्र नहीं कीजिएगा। सेठ बोला, आप तो मेरे खास मेहमान हैं। नगर के बड़े बड़े सेठ और यहाँ तक कि राजमहल के लोग भी यहीं से कपड़े लेते हैं। फिर उसने उन्हें एक से बढ़कर एक रेशमी कपड़े दिखाए। दोनों ने महंगी पोशाकें पसंद की और कीमत चुकाने के लिए अपने थैलों से सोने की मुद्राएं निकाली। व्यापारी ने मुद्रा को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, आपने इतना सारा सामान लिया है और मैंने आपका सत्कार नहीं किया, यह तो मेरे व्यापार की शान के खिलाफ है। रुको, अभी मिठाइयों का इंतजाम करता हूँ। सेठ ने नौकर को इशारा किया। मिठाइयां परोसी गई और दोनों दोस्त खाने में मशगूल हो गए। इसी बीच सेठ ने चुपके से एक नौकर को बाहर भेजा जो थोड़ी देर में कोतवाल को लेकर दुकान पर पहुंच गया। सेठ ने कोतवाल को स्वर्ण मुद्राएं दिखाई और कहा, हुजूर, इन दोनों के पास यह संदिग्ध मुद्राएं हैं, जरा जांच कीजिए। हरि ओम और केशव को कुछ समझ ही नहीं आया। कोतवाल ने थैले खुलवाए और उनमें से भर भरा कर स्वर्ण मुद्राएं निकली। कोतवाल ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वे घबरा कर बोले, सेठ जी, हमने क्या गुनाह किया है? हमने तो आपके माल की कीमत चुकाई थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब कोतवाल उन दोनों को घूरते हुए सख्त लहजे में बोला, अच्छा, अब ज्यादा भोले मत बनो। यह बताओ कि यह शाही स्वर्ण मुद्राएं तुमने कहां से चुराई हैं? क्योंकि यह कोई आम सिक्के नहीं है,
इन पर तो राजमहल की मोहर लगी है। यह खजाने की मुद्राएं हैं, सीधे राजा के गुप्त कोष से निकलने वाली। और सुन लो, 2 दिन पहले ही राजमहल के खजाने में चोरी हुई है। इसका मतलब साफ है, वह चोरी तुम दोनों ने ही की है। अब तुम्हारा मिठाई खाना तो कारागार में ही होगा। हरि ओम और केशव के चेहरों का रंग उड़ चुका था। दोनों ने घबराते हुए बार बार सफाई दी। हुजूर, हमने कुछ नहीं चुराया। यह मुद्राएं तो हमें सड़क किनारे मिल गई थी। हमारी नियत खराब नहीं थी, बस लालच में आकर मिठाइयां खरीद ली। लेकिन कोतवाल ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। व्यापारी भी गुस्से में भरा हुआ था। चोर कहीं के, मिठाई की दुकान पर शाही खजाने से भुगतान कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि उन्होंने चुराया नहीं। राजा के अनुसार उन दोनों को शाही खजाने से चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अंधेरी जेल की दीवारों के बीच बैठे हरि ओम और केशव अब चुपचाप अपनी किस्मत को कोस रहे थे। काश हमने ईमानदारी से अपने गांव में रहकर मेहनत की होती। यह सब हमारे लालच का नतीजा है। हरि ओम की आंखें भर आई। अगर हम उस समय वह मुद्राएं कोतवाल को सौंप देते या किसी भले आदमी को दे देते, तो आज हम जेल में ना होते। जेल की सीलन भरी रातों में जब बाकी कैदी सोते थे, वे दोनों एक दूसरे से बार बार यही कहते, लालच छोटा हो या बड़ा, अंत विनाशी ही होता है। किसी की चीज पर हाथ डालना कभी भी सौभाग्य नहीं लाता, यह तो संकटों का दरवाजा खोलता है। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में अगर ईमानदारी का रास्ता छोड़कर हम लालच के पीछे भागते हैं, तो वह रास्ता चाहे कितना भी मीठा क्यों ना लगे, अंत में वह हमें अंधेरे में ही ले जाकर छोड़ता है। कड़ी मेहनत और सच्चाई में देर भले हो, पर अंधकार कभी नहीं होता। वहीं चोरी से मिली मिठास बहुत जल्दी कड़वाहट में बदल जाती है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।